सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर 13 अप्रैल 2026 की जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि ऑक्सफैम के अनुसार जो दुनिया के सबसे अमीर 0.1% लोग हैं, उनका अनटैक्स्ड ऑफशोर वेल्थ किसकी कुल संपत्ति से अधिक है? तो देखिए, दुनिया में जितने भी 50% से अधिक लोग जो गरीब हैं, उनकी कुल यानी कि जो 0% 1% जो लोग अमीर लोग हैं, उनके पास इनका जो है अनटैक्स्ड ऑफशोर वेल्थ रखा हुआ है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें आपको कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, टॉप 0.1% अपनी बहुत बड़ी संपत्ति विदेशों में, जिसे ऑफशोर हम कह रहे हैं, उसमें छिपा कर रखते हैं ताकि उस पर टैक्स ना देना पड़े। यह छिपाया गया पैसा इतना ज़्यादा है कि यह दुनिया के सबसे गरीब 50% लोगों की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा है। अब आपको बता दें कि 2024 में लगभग 3.55 ट्रिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, टैक्स से बचाकर ऑफशोर में रखा गया है। इसमें से 0.1% अमीर के पास है, जो कि 2.84 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं अगर 0.01% सबसे अमीर के पास 1.77 ट्रिलियन है, यानी जितना अमीर उतना ज़्यादा पैसा ये लोग छुपा रहे हैं। अब ऑफशोर या फिर टैक्स हेवन क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। तो ऑफशोर का मतलब होता है अपना पैसा दूसरे देशों में रखना, और टैक्स हेवन का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत कम या ज़ीरो टैक्स होता है और सिक्रेसी भी मिल जाता है। इसलिए अमीर लोग अपना पैसा वहाँ रखकर टैक्स से बच जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? तो जो ऑक्सफैम है जिसने इस रिपोर्ट को निकाला है, उनके अनुसार इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इससे सरकार को टैक्स कम मिलता है। जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था अस्पताल, स्कूल, सड़क आदि के लिए, वो पैसा कम पड़ जाता है। गरीब और मिडिल क्लास पर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और जो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ता ही है। यानी कि अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। अब पनामा पेपर्स का भी इसमें बात किया गया है, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। पनामा पेपर्स लीक ने पहली बार ये दिखाया था कि अमीर लोग कैसे पैसा छिपाते हैं, और 10 साल बाद भी स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। अब आपको समझा दें कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? तो जब देश आपस में बैंक जानकारी शेयर करते हैं, तो इसमें कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन कई गरीब देश अभी भी इससे बाहर हैं। तो ऑक्सफैम ने सुझाव दिया है कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ग्लोबल कोऑपरेशन यानी देश मिलकर काम करे, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा किया जा सके, और जो गलत तरीके से पैसे दूसरे देश यानी टैक्स हेवन कंट्रीज़ में रखा गया है, उसको वापस लाया जाए और देश के विकास में उसको लगाया जाए। उसी तरह से जो टैक्स हेवन है, उनको खत्म किया जाए, ग्लोबल एसेट रजिस्टर बनाया जाए, ताकि अमीरों की संपत्ति को ट्रैक किया जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की सिंधी संस्करण किसने जारी किया है? तो ये सीपी राधाकृष्णन यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। अब एक और नया जो आप देख सकते हैं, सिंधी भाषा में अब कॉन्स्टिट्यूशन जारी हो गया है। उसका उद्देश्य क्या है? तो हर नागरिक को अपनी भाषा में संविधान समझने का अवसर देना है, लोगों और सरकार के बीच की दूरी को कम करना है, और नागरिकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना है। आइए अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपको बता दें कि शुरुआती में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 से। चलिए, अब आपको बता दें कि एस्टेब्लिश किया गया था एज़ ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के रूप में इंडिया को। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। वहीं बात करें को फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, जहाँ पर आर्टिकल 12 से 35 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो ये पार्ट 4 में है, 36 से 51 आर्टिकल है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4 ए में है, और आर्टिकल 51 ए इससे संबंधित है। बता दें आपको कि 22 लैंग्वेजेज़ को क्लासिफाइड किया गया है। शेड्यूल लैंग्वेज जो कि 8वें शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा गया है। आपको कुछ अमेंडमेंट्स याद रखने हैं, जो कि 21वां संविधान संशोधन, क्योंकि शुरुआत में अपने संविधान में केवल 14 भाषा थे, बाद में 8 को जोड़ा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी को जोड़ा गया है, 71वां संविधान संशोधन से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ है, जिसमें उड़िया का जो स्पेलिंग है वो ओ, देखिए स्पेलिंग जो ORIA है उसको ODIA कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च और डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को आसान और बेहतर बनाना है। नीति आयोग का काम ही है सरकार के लिए सोचना, क्योंकि ये थिंक टैंक बॉडी है जो प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था। अब इसमें मुख्य समस्याएँ जो है क्या-क्या बताया गया है? तो फंडिंग जैसे पैसे की कमी या फिर जटिल व्यवस्था है, नियम और पॉलिसीज़ यानी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, संस्थानों के अंदर की प्रक्रियाएँ काफ़ी स्लो हैं, और प्राइवेट सेक्टर की इसमें काफ़ी कम भागीदारी है। अब क्या सुझाव दिया गया है? तो फंडिंग सिस्टम को सुधारा जाए, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी
को बढ़ाया जाए, नियमों को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, रिसर्च को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलना ज़रूरी है, ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाना ज़रूरी है ताकि ब्यूरोक्रेसी का इफ़ेक्ट कम हो सके। अब जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव की बात करें तो नरेंद्र मोदी यानी जो पीएम होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। सुमन बेरी साहब वाइस चेयरमैन हैं। आईएएस निधि चिवर अभी अंतरिम सीईओ बनाई गई हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस अध्ययन या रिपोर्ट के अनुसार सुंदरबन का लगभग 10 से 15% हिस्सा क्लाइमेट रेजिलियंस खो रहा है। तो ये यूनेस्को का एक रिपोर्ट आया जिसमें ऐसा बताया गया है। आइए सुंदरबन आप जानते हैं सुंदरबन जो है भारत और बांग्लादेश से सटा हुआ ये समुद्र के किनारे बे ऑफ बंगाल में आप स्थित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इस स्टडी के अनुसार सुंदरबन अब पहले जितना मजबूत यानी रेजिलिएंट था अब उतना नहीं रहा है। अब बता दें आपको कि किसी भी डिस्टर्बेंस जैसे कि साइक्लोन या फिर क्लाइमेट चेंज के बाद जंगल कितना जल्दी रिकवर करता है, यही जो है सुंदरबन के रेजिलियंस को बताता है। अब अगर 2000 से लेके 2024 तक की रिपोर्ट को देखें तो 10 से 15% जंगल कमज़ोर हो चुका है। यानी 610 से लेके 990 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अब क्रिटिकल स्लो डाउन एक टर्म आया है जिसको कि आपको जान लेना चाहिए, क्या है? तो जब भी कोई इकोसिस्टम धीरे रिकवर करता है या फिर ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है। इसी को क्रिटिकल स्लोइंग डाउन कहा जाता है। ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए, अब जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन-सा है? जैसा कि मैंने मैप में आपको दिखाया कि सुंदरबन भारत और बांग्लादेश दोनों को लगता है, तो जो साउथ ईस्टर्न सुंदरबन है, इन सब से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, जो कि बांग्लादेश का एरिया है, जो साला रिवर एरिया है और इंडिया के वेस्टर्न जो सुंदरबन है, यहाँ पर रेजिलियंस कम हो रहा है। क्यों? क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटीज़ है, वो कम होती है, पेड़ों की हाइट और ग्रोथ कम हो जाती है, रेनफॉल का पैटर्न बदल जाता है, जिससे पहले रेनफॉल सैलिनिटी कम करता था, तो इससे इफ़ेक्ट अच्छा होता था। अब इरेगुलर रेनफॉल की वजह से फ़ायदा कम हो रहा है। पेड़ों और बायोडायवर्सिटी पर भी असर हो रहा है क्योंकि अलग-अलग स्पीशीज़ मर रहे हैं, कम हो रहे हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा यूनिफ़ॉर्म बन रहा है और इससे बायोडायवर्सिटी घटता है। बात करें यूनेस्को की, तो ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल का नाम है खालिद अल इनानी। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 6000 वर्षों की मानव गतिविधि से जुड़े 200 से अधिक पुरातात्विक स्थलों की खोज किस देश में की गई है? तो ये आपको ग्रीस में किया गया है। अब इस सर्वे में ये सर्वे जो है किसके द्वारा किया गया है? तो स्विस स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी इन ग्रीस द्वारा ये किया गया है। अब ये कहाँ मिलेगा? तो देखिए ये इविया यूरोपिया द्वीप का इरेट्रियन प्लेन क्षेत्र कौन-सा जगह? तो इरेट्रिया और सेंचुरी ऑफ आर्टेमिस एट अमेरिन्थोस में मिला है। लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है और इसको भी मैप किया गया है। कौन-सा टेक्नोलॉजी इसको खोजने के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो लीडार। लीडार की फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। अब इससे क्या होता है? तो घने जंगल के नीचे छिपे चीज़ें भी दिख जाती हैं, 3D मैप बनता है। बरीड स्ट्रक्चर जैसे कि दीवारें, सड़कें, खेत, गाँव ये सारी चीज़ खोजने में मुश्किल नहीं होती है। अब कितने पुराने साइट्स हैं? तो लगभग 6000 साल पुरानी ह्यूमन एक्टिविटी मिली है, यानी प्री हिस्टोरिक, माइसिनियन, रोमन, ऑटोमन और 19वीं सदी तक का इसमें एविडेंस मिल रहा है। चलिए, अब क्या-क्या मिला है? तो खेती के फार्म मिले हैं, पत्थर की खदान मिली है, गाँवों का नेटवर्क मिला है, रोड और रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इसमें दिखाई दे रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस देश के राजा के साथ मुलाकात कर पुनात सांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर चर्चा की है? तो ये भूटान के साथ। भारत के केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, कौन मिनिस्टर हैं? तो ये आपके पावर मिनिस्टर हैं और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात किया गया है। आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस है वो 2 पार्ट में है क्योंकि 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक आपका जो पुनात सांगचू 1 प्रोजेक्ट है जिसका क्षमता 1200 मेगावाट है, अभी डैम निर्माण शुरू होने जा रहा है और भूटान और भारत ऊर्जा सहयोग को ये और मजबूत करेगा। वहीं दूसरा जो प्रोजेक्ट है 1020 मेगावाट का है, जो 2025 में शुरू हो चुका है। चलिए, तो इसके लिए दोनों देशों ने टैरिफ एग्रीमेंट यानी बिजली की कीमत तय करने का समझौता भी साइन कर लिया है। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ पर तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट का नाम है पुनात सांगचू, ये किससे संबंधित है? तो भूटान से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा, भारत का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ पर हाल ही में सिक्किम में भूस्खलन के कारण फँसे पर्यटकों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन हिम सेतु। इसके द्वारा चलाया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है। कहाँ पर? सिक्किम में, इस लाइन को याद रखिएगा। सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम क्षेत्र में लाचेन और चुंगथांग के बीच लैंडस्लाइड हो गया है। इसी वजह से वहाँ टूरिस्ट फँस गए थे, जिसके बाद इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कॉर्प्स ने ऑपरेशन हिम सेतु चलाया और सभी फँसे हुए टूरिस्ट को सुरक्षित निकाला गया है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका मोटो है सेवा परमो धर्मा। हर साल 15 जनवरी को
आर्मी डे मनाया जाता है और जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की कितनीवीं जयंती पर राष्ट्रीय स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो देखिए 2026 की बात करें तो ये 200th है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे ज्योतिबा राव जो फुले जी हैं, इनके पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे जो आपसे परीक्षाओं में सवाल बन सकता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं निधन 1890 में हुआ था। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1948 में शुरू किया गया था। इन्हीं की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला शिक्षिका बनी थी। इन्होंने जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम का विरोध किया, दलित और पिछड़ों वर्गों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बाल विवाह और छुआ-छूत के खिलाफ आवाज उठाई। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में समानता लाना, ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व है उसको चुनौती देना है। महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किए। अगले सवाल की ओर बढ़े जहाँ पर विभोर जैन को सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स के लिए, जिसकी स्थापना 21 दिसंबर 2021 में की गई थी। डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत ये काम करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर संजय खन्ना को बता दें आपको कि बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। अब बात करें बीपीसीएल की तो स्थापना 24 जनवरी 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और आपको बता दें कि ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलएनजी, लुब्रिकेंट, पेट्रोकेमिकल्स बनाती है और ये एक महारत्न कंपनी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर नारित एआई नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल को भारत में सबसे पहले किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? ये गुजरात की पुलिस ने किया है। अब नारित एआई क्या है? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है, जिसको कि गुजरात पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े मामलों की जाँच को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है और ये भारत की पहली स्टेट पुलिस है, इसीलिए इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है, जो कि एआई टूल इस्तेमाल करेगा, जिसका उद्देश्य एनडीपीएस एक्ट में के फंसे में जो गलतियाँ हैं, उनको कम करना है, इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना है और कन्विक्शन रेट यानी सज़ा मिलने की दर को बढ़ाना है। अब ये टूल को आसान भाषा में समझिए तो इंटरनेट का डेटा उठाता नहीं है, कौन-सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है तो आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट, हाई कोर्ट के फैसले, बेयर एक्ट जैसे कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसएस और गवर्नमेंट के सर्कुलर शामिल है, तो वहाँ से ये जानकारी को उठाता है। तो देखिए ये था आपका आज का टॉप 10 करंट अफेयर, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट था। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।